सॉरी। अच्छा हमने वालेकुम सलाम, इस्माइल बोल रहा हूँ। जो स्टूडेंट जो है असल में लास्ट टाइम मैं क्लास ले रहा था ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ अननेसेसरी लोग इंटर हो गए थे, फिर हैकिंग शुरू करने की कोशिश की थी। तो उस बेसिस पे अब आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप जो है वो पहले अपनी आईडी और अपना नाम लिख के जो है वो लॉग इन हो, वरना मैं फिर आपको उनसे वेटिंग में डाल दूँगा, क्योंकि जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूँगा कि ये आईडी जो है वो हमारी क्लास की है तो वो इंटर नहीं हो सके। तो जैब आपसे गुजारिश है कि आप अपनी पहले आईडी और उसके बाद फिर अपना नाम लिखिए। तो फिलहाल मैं आपको वेटिंग में रख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जब आप सही कर देंगे तो फिर आप इंटर कर देंगे। अच्छा जी। हाँ, अच्छा आवाज़ हल्की आ रही है, अब सही है? आवाज़ देख लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमने लास्ट क्लास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ना शुरू किया था, और लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने ब्रेक किया था वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये काम हमें आज कंप्लीट करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो हमने कहा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ने के लिए हमें इसके दो मेट्रिक्स समझने, एक है रनिंग टाइम, एक है मेमोरी यूटिलाइजेशन। सो एज मच एज फास्ट एग्जीक्यूशन यानी लेस इंस्ट्रक्शन हो, और एज मच एज लेस मेमोरी कंजम्पशन हो, तो वो बेस्ट एल्गोरिथम होता है। इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन द टू एल्गोरिथम्स, तो ये दो चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए, ठीक है। सर जब मैं आपसे कह रहा था उस वक्त आप सुन नहीं रहे थे, क्या करूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी यूज़र नेम, अपना आईडी और फिर नाम लिखिए ताकि आपको इंटर किया जाए। अच्छा जी, तो हमने ये बात कर ली थी, उसके बाद आगे चलें। तो कहता है मॉडल हमने पढ़ लिया था। हमने कहा था कि अभी जो हम मॉडल पढ़ेंगे, नॉर्मली जो एनालाइज करेंगे, वो सिंगल कोर के बारे में बात करेंगे। डबल कोर और 7 कोर जो होते हैं कंप्यूटर, उनके लिए मैथमेटिकल मॉडल बनाना ज़रा डिफरेंट होता है। तो अभी हम सिंगल कोर कंप्यूटर के लिए जो है वो काम करेंगे, उसको हम रैम कहते हैं। ये इन्होंने लिखा, वी कॉल मॉडल आर रैंडम एक्सेस मशीन और रैम। ऐसे प्रोसेसर को जो सिंगल कोर होते हैं उनको हम रैम कहते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की क्या मीनिंग्स थी, किस तरह हम उसको समझना चाह रहे थे, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाने की कोशिश की थी, और आज उसको फिर दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने ब्रेक किया था, ताकि आप जो है वो समय याद में। हाँ जी होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर हम ग्राफ में इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी कि ये आपके पास टू, अभी ये भी समझा दूंगा कि जो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो आपने अपने मैथ्स में पढ़े थे, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, ये 3 क्वाड्रेंट क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, ये भी मैं समझा दूंगा आपको कि वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग these three क्वाड्रेंट, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर हम इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास, जिसको हम कह रहे थे नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, ये आ गया था नंबर ऑफ डेटा, और ये वाला पार्ट को हम कह रहे थे ये था नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक, ये दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, एक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन था और एक नंबर ऑफ डेटा। हमने कहा ग्रोथ रेट को हम डिस्कस कर रहे थे और कुछ लोगों ने कहा था कि सर भी ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ का मतलब सिंपल यही है कि जब आप, जैसे हमने कहा दूसरे मैंने एग्जाम्पल भी दी थी आपको, कि अगर आप फीड कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये एक इनपुट डेटा है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। इसी तरह से जब आप कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो जब आप उसको डेटा देते हैं तो उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब उसकी इंस्ट्रक्शन में इजाफा होता है। मैं सिंपल एग्जांपल उसको इस तरह दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैंने एक फॉर का लूप चलाया, फॉर आई इज इक्वल टू, ठीक है, 1 to n, और आपने कहा कि मुझे बस यहाँ पर x इज इक्वल टू i प्लस 5 कर देना और एंड फॉर। ठीक है, ये मेरे पास एक छोटा सा एल्गोरिथम मैंने रन किया। अगर ये एल्गोरिथम जो मैंने रन किया है इसमें n की तादाद, यानी जो n है अगर 5 है या 10 है, मिसाल के तौर पर अगर n की तादाद जो है इसमें 10 है, तो आपको ये वाली इंस्ट्रक्शन 10 दफ़ा चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी अगर आप कहते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ देता हूँ ग्राफ में, कि अगर आपने कहा कि मैं इसको पाँच डेटा देता हूँ, यानी इसको 5 डेटा देता हूँ, तो इसको 5 दफ़ा रन होना पड़ेगा, यानी इसको रन भी 5 दफ़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं इसको 10 दूंगा तो यकीनन इसका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाएगी और वो 10 हो जाएगी, तो वो यहाँ चला जाएगा। और इस तरह से अगर मैं इसको 15 दूंगा तो इसकी इंस्ट्रक्शन 15 हो जाएगी। सम टाइम ज़्यादा भी हो सकती थी, मिसाल के तौर पर मैं कहता आई प्लस 5 और फिर प्लस कोई और वेरिएबल भी डाल देता, वाई कर देता या कुछ कर देता, तो अब ये 2 इंस्ट्रक्शन हो जाती, लेकिन अभी नहीं है ये। तो इस तरह से आपके पास एक लीनियर कर्व बन जाता है, यानी लीनियर ग्राफ जो है वो डिज़ाइन हो जाता है। समझ रहे हो? अच्छा जी, मैं समझी। तो ये इस तरह से ग्राफ आपके सामने आ जाएगा इस फॉर लूप का। अभी मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा, आपके सवाल के साथ साथ ले लेता हूँ। और यहाँ मैंने एडमिट कर दिया। असल में लास्ट क्लास में ना बड़ी मसाइल आ गए थे, कुछ स्टूडेंट इंटर हो गए थे और उन्होंने गाली यूज की, फिर हमने बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला, कोई आउटसाइडर थे। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता हूँ किसी स्टूडेंट के पास जो भी आ जाए, लेकिन जाहिर है ये तो अजीब सी बात है, कौन था बाहर का आउटसाइडर था। इसलिए मैंने इस दफ़ा जो है वो स्टूडेंट से 1-2 वीक चलेगा इसी तरह से, आप अपनी आईडी नाम के साथ करेंगे तो थोड़ा, इवन तो उसने कंप्यूटर में इन होने की भी कोशिश की, और क्योंकि हम शेयरिंग करते हैं ना, तो उससे उसका एक पोर्ट खुल जाता है। वो पोर्ट नंबर अगर पता चल जाए तो वो इन भी हो सकता है हैकर सारे कंप्यूटर के अंदर जो है। तो इस वजह से फिर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन की कि स्पेसिफिक लोग भी इंटर हो सकें। थोड़ा सा वेटिंग रूम ऑन कर दिया मैंने, जिसकी वजह से स्टूडेंट को थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन ये मुझे भी मुश्किल होगी, बार बार वेटिंग रूम ऑन करना पड़ा। अच्छा, मैं ग्रोथ को समझा रहा था। तो अब देखें, आपका डेटा ग्रो कर रहा है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी ग्रो कर रही है। ठीक है, आपका डेटा ग्रो कर रहा है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी ग्रो हो रही है। और इस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट क्या होता है। तो अब ग्रोथ रेट, ग्रोथ तो ये है कि आप डेटा बढ़ा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन भी बढ़ रही है। समटाइम जरूरी नहीं कि जब आप डेटा बढ़ाएं तो हाँ, अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि जितना डेटा दे रहे हैं उतनी इंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन कुछ एल्गोरिथम ऐसे होते हैं कि जब आप डेटा ज़्यादा देते हैं, ये थोड़ा सा डेटा देते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो भी अभी हम सामने आएगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप डेटा को बढ़ा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन में कोई इजाफा नहीं हो रहा होता, वो भी सामने आएगा। कुछ ऐसे होते हैं कि आप डेटा को जितना दे रहे होते हैं उससे कम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, यानी आपने 10 दी तो 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, आपने 20 दिया तो आप 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई। तो इस तरह के सारे माहौल, सारी तरतीब जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे जहन में ये जो अभी मैं एल्गोरिथम से भी करा दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ ग्रोथ को बता रहा हूँ। तो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि डेटा आप दें तो इंस्ट्रक्शन में तब्दीली आना। अब चाहे वो इंस्ट्रक्शन कांस्टेंट रहे, चाहे वो लीनियरली इंक्रीज करे, चाहे वो क्वाड्रेटिकली इंक्रीज करे, किसी भी तरीके से इंक्रीज करे, उसको हम बेसिकली ग्रोथ कहते हैं। रेट का जो वर्ड लगाते हैं, रेट का मतलब ये होता है कि उसका बिहेवियर क्या है ग्रो करने का। ग्रो तो हो रहा है लेकिन बिहेवियर क्या है, यानी मिसाल के तौर पे मैं डेटा बढ़ा रहा हूँ तो वो उसका बिहेवियर स्ट्रेट लाइन है, यानी अगर मैं 5 डेटा दे रहा हूँ तब भी उतना ही इंस्ट्रक्शन, 10 डेटा दे रहा हूँ तब भी उतना इंस्ट्रक्शन, 20 डेटा दे रहा हूँ तब भी उतना इंस्ट्रक्शन। ये इसकी रेट है, यानी रेट कहेंगे कांस्टेंट है। कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट क्या मतलब हुआ,
आप डेटा बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट उसका जो है वो कांस्टेंट है। अब देखिए वर्ड आ गया ना, रेट कांस्टेंट, ग्रो तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ कर रहा है। अगर ये वाली लाइन होती तो आप कहते हैं कि आप डेटा को बढ़ा रहे हैं तो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लीनियर हो रही है। अब रेट कैसा है? लीनियर है। समझ में आ रही बात है? रेट लीनियर है। अब आप कहते हैं कि डेटा को अगर मैं बढ़ाऊं, क्योंकि डेटा कम नहीं हो सकता, माइनस में डेटा नहीं जा सकता, डेटा की तादाद माइनस में, देखिए मैं बोलूं कि -5 डेटा दे दो, पॉसिबल नहीं है। डेटा एक काउंटिंग एलिमेंट है और काउंटिंग एलिमेंट नेगेटिव नहीं होता। मैं जाके अंडे वाले से बोलूं मुझे -5 दर्जन अंडे दे दो तो पॉसिबल नहीं है ना, काउंटिंग डेटा है। काउंटिंग एलिमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता। मैं कुर्सी वाले के पास जाके बोलूं मुझे 6 माइनस कुर्सियां दे दो तो वो क्या बोलेगा, पता नहीं कैसी कुर्सियां चाहिए। तो इसलिए हम जो मेजर की जाती है वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो काउंट की जाती है नॉर्मली वो नेगेटिव नहीं होती। तो वो इसलिए हम यहाँ पर डेटा को काउंट करते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। और हाँ, ये जरूर है कि डेटा के बढ़ने से इंस्ट्रक्शन कांस्टेंट रहे, डेटा के बढ़ने से इंस्ट्रक्शन लीनियर रहे, डेटा के बढ़ने के साथ साथ इंस्ट्रक्शन क्वाड्रेटिक हो जाए, तो ये जो बिहेवियर है इसका ये रेट कहलाता है, ग्रोथ रेट। ये समझ में आ गई बात है? हर एल्गोरिथम का ग्रोथ रेट डिफरेंट होता है और हर ग्रोथ रेट की अपनी खुसूसियत होती है। यानी कांस्टेंट अच्छा है या लीनियर अच्छा है, अगर अभी हमें नहीं पता, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इन दोनों में अच्छा कौन सा है। लीनियर अच्छा है, क्वाड्रेटिक अच्छा है, कौन सा बेहतर होगा, इन दोनों अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमें पहले ये तो पता चले कि जो एल्गोरिथम अच्छा बुरा तो हमने थोड़ी देर में हम मालूम कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले कि जो एल्गोरिथम मैं लिख रहा हूँ उसकी ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है ना, ताकि मैं फिर उसको डिफाइन कर सकूँ ना कि ये अच्छा है या बुरा है और क्या। और मैं इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी अगर किसी कंप्यूटर पे हम रन करें तो सिंगल प्रोसेसर के ऊपर, हम सिंगल कोर के ऊपर काम कर रहे हो, इन्हें एनालाइज करने का मैथमेटिकल मॉडल ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कि बेसिकली सिंगल कोर पे काम करे। तो हमारा पहला इंस्टेंस क्या होगा? पहला इंस्टेंस ये होगा कि जो एल्गोरिथम मैं लिखता हूँ, जो एल्गोरिथम मैंने लिखा है उसका ग्रोथ रेट पता चल जाए मुझे, ताकि मैं बता सकूं कि ये किस फैमिली से या किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब एल्गोरिथम लिखा और ये एनालाइज करें तो ये हमारे लिए जो है वो एक जाहिर मैथमेटिकल मॉडल, एक आर्ट है, हम सीखेंगे किस तरह होगा, ठीक है। तो ग्रोथ रेट किस टाइप का हो सकता है? लीनियर। अब मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ वो समझना है, लीनियर हो सकता है। अब लीनियर ग्रोथ रेट के बड़े स्टाइल है, अभी सिर्फ लीनियर की बात कर रहा हूँ। लीनियर ये भी हो सकता है, लीनियर ये भी हो सकता है, ठीक है, लीनियर ये भी हो सकता है। कितने सारे लीनियर के मॉडल जो है दस्तियाब है, ये सारे लीनियर है, यानी ये भी एक लीनियर ग्रोथ है। तो यानी एक एल्गोरिथम जो कि लीनियर कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनकी आपस में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो यकीनन फिर क्वाड्रेटिक में भी होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली लीनियर की प्रॉपर्टीज है। अब हम अगर लीनियर की प्रॉपर्टीज की तरफ, यानी अगर हमें लीनियर समझ आ जाए ना तो हम क्वाड्रेटिक को समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब लीनियर को समझाने के लिए मैंने जो हमने लास्ट क्लास में बात शुरू की थी वो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि बहुत सारी बातें मैं बता चुका था, इसलिए उसको मैंने स्किप किया। अब लीनियर के बारे में बता रहा हूँ। लीनियर के बारे में हमने डिस्कस किया था y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। कि मैंने कहा था कि भाई देखो, कोई लाइन अगर लीनियर हो, कैसी भी हो, लेकिन अगर लीनियर हो तो उसकी इक्वेशन ये होगी, यानी इन तमाम लाइनों की 1 2 3 4 5 6 जितनी भी लाइनें मैंने यहाँ बनाई हैं, इन तमाम लाइनों की जो इक्वेशन है वो यही है इनमें। और ये क्योंकि हमने तो इंस्ट्रक्शन और डेटा के बेसिस पे बनाया ना, जिसको हमने y और x कहा है, यानी x हमने डेटा को कहा है और y हमने इंस्ट्रक्शन को कहा है। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हॉरिजॉन्टल होता है, याद रखना, और वो कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले लिखा जाता है। ये मैथमेटिक्स के रूल बता रहा हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। आप डेटा देंगे तो इंस्ट्रक्शन का पता चलेगा कितनी एग्जीक्यूट, तो इंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है डेटा पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट है। इस वक्त हमारे पास डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट है और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका ये इंस्ट्रक्शन। यानी अगर आप देखें तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट, और आपको समझ में आ रहा है वो क्यों डिपेंडेंट है, ठीक है। ये डिपेंडेंट कि अगर आप कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन डेटा इंटर करते हैं, जैसे आप कहते हैं 10 डेटा दिया तो पता चलता है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस हो,
हर दफ़ा ऐसा एल्गोरिथम नहीं होता, लिहाजा इसलिए हम एक जनरलाइज तरीके से सीखेंगे इसको। तो ये x बेसिकली यहाँ पे डेटा और y जो इंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट कर रहा है, ये तो एक्स वाई हो गया। लेकिन इन तमाम लाइनों की शक्लें, जो शक्लें से मुराद है, इनकी ग्रोथ जो चेंज हो रही है सब लीनियर, लेकिन थोड़ा सा लीनियर में ऊपर नीचे की तरफ जो आ रहा है वो इसके m और c की वजह से आ रहा है। तो m क्या चीज़ थी, आपको याद होगा, हमने कहा था m जो है हमारे सेम बोर्ड या कराची बोर्ड में उसको हम स्लोप कहते हैं, और दूसरे लफ्जों में ग्रेडियंट भी जो ओ लेवल में पढ़ा जाता है तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। और सी को भी हमने डिस्कस किया था कि सी जो है वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, तो सी को हमने कहा था ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ये हमारे मैथमेटिक्स के वर्डिंग के अंदर है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट। तो ये तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट। लेकिन हमारे ग्रोथ के हिसाब से इसको बिल्कुल सही लिखा तुमने, हमारी ग्रोथ के हिसाब से क्या फ़र्क आएगा वो समझाना है। मैंने आपसे ये कहा था कि देखो, जब दो लाइनें एक दूसरे के साथ डिफरेंट ग्रोथ कर रखती हों, अब डिफरेंट ग्रोथ का क्या मतलब है, डिफरेंट ग्रोथ से क्या इशू है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके समझाता हूँ। ये वाली रीजन के अंदर येलो से बता दूँ ताकि आपको रीजन समझ आए। कि डिफरेंट ग्रोथ का मतलब ये है, ये एक नई डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। आपको पता होगा आज लास्ट क्लास की बात, कि अगर मैं ये कह रहा था कि ये लाइन जो मैंने येलो से बनाई है और दूसरी लाइन जो मैंने ग्रीन से बनाई है, ये दोनों लाइनों की ग्रोथ सेम है, लेकिन इनका वाई इंटरसेप्ट जो है वो डिफरेंट है। ग्रोथ सेम होने का मतलब ये है कि ये हर जगह एक दूसरे से सेम डिफरेंस के साथ है, ठीक हो गया, एक दूसरे से सेम डिफरेंस। लेकिन इसी के बरक्स अगर एक नई लाइन में लेता हूं और वो लाइन कुछ इस तरह से जाती है, तो इसकी ग्रोथ चेंज है, ग्रोथ चेंज है लीनियर, लेकिन इस लीनियर में जो चेंजेस हैं वो बेसिकली, तो ये जो चेंजेस आती हैं ग्रोथ की, वो बेसिकली एम की वजह से आती है, स्लोप की वजह से आती है, ज़हन में बिठा लेना। एम ये बताता है क्योंकि ये मल्टीप्लायर है एक्स के साथ, यानी डेटा बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर चेंज कर देगा उसको। यानी अगर अगर येलो वाले का 5 है और ऑरेंज वाले का 10 है, तो यकीनन अगर डेटा 5 है तो इसका 25 आएगा और 10 के साथ 50, एकदम से डबल हो जाएगा, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी ऑरेंज की। तो ग्रोथ हमेशा याद रखिएगा, whenever you are going approaching तो बिग डेटा मतलब बहुत ह्यूज डेटा की तरफ अगर आप अप्रोच कर रहे हो, तो डेटा जो है वो टोटली डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर कि इसकी ग्रोथ कैसी होगी। समझ में आ रही है? सी सिर्फ इस बात को शो करता है कि एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी ऊपर या नीचे बननी है, बस ये फर्क होता है कि इसने स्टार्ट कहाँ से होना है, तो इसने स्टार्ट यहाँ से होना है, ये सी बताता है। इस येलो ने स्टार्ट कहाँ से होना है, इस येलो ने स्टार्ट यहाँ से होना है, ये सी बताता है। बस सी का और कोई काम नहीं है, एक छोटा सा कांस्टेंट है जो इसमें ऐड हो जाता है, अदरवाइज और कोई काम नहीं है इसका। मेरी बात समझ आ रही है? छोटा सा कांस्टेंट जो ऐड हो जाता है, बाकी और कोई काम इसका नहीं है। और जब ये बहुत, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नई स्क्रीन लेके आता हूँ, तो यानी y, मैं सवाल लेता हूँ तुम लोग, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर लिखा हुआ है, तो मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 100, मैं मिसाल देता हूँ, तो शुरू में तो ऐसा लगेगा कि इस 100, मैं सवाल लेके फिर आपकी तरह आगे बढ़ता हूँ। पैरेलल लाइन है, कट ऑफ पॉइंट के बाद देखेंगे, बिल्कुल सही है तुम्हारी, हमारी सारी बातें सही है, तुमने पढ़ा है इसका मतलब, माशाल्लाह। अच्छा, ये इस तरह सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया आपको लॉग इन करने में। अब्दुल रज़ाक, इस तरह रज़ाक, तो हिसाब में आगे बात। अब मैं आपको क्या बता रहा था, सुने, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ये इक्वेशन है, अगर ये लीनियर समझ आ गया तो मुझे क्वाड्रेटिक में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्वाड्रेटिक आसानी समझ में आए। देखिए, अगर मैं इनिशियली बनाऊँ ना इसको, तो आप कहेंगे जब ये मेरे पास 5 डेटा हो, 5, तो उस वक्त तो इस 100 की बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक मिनट, पापा, अच्छा, मैं बता रहा था कि शुरू में अगर डेटा की तादाद 5 हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये है, ये डेटा को कहते हैं इसको नंबर ऑफ डेटा,
डेटा से मुराद है नंबर ऑफ डेटा, नॉट डेटा। एक्चुअल डेटा क्या है इसकी हमें कोई कंसर्न नहीं, डेटा की तादाद कितनी, 5 डेटा। तो अगर हम इसके डेटा की तादाद 5 रखते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 5 डेटा पे 100 का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो 15, 5 3 15 और 100 115 पे चला जाएगा, यहाँ से शुरू होगा ये, ठीक है। 115 यानी 5 पे ये बेसिकली अगर जीरो करेंगे, जीरो डेटा कोई नहीं है तो 100 तो होना ही होना है ना इसने, ज्यादा पे ये 100 है, ये वाला 100 है, तो जीरो पे 100 यानी स्टार्ट यहाँ से होगा ये। अब 5 पे 115, 5 पे मिसाल के तौर पे 115, और अगर मैं 10 करता हूँ तब भी बहुत इम्पैक्ट आएगा इसका, 30 और 100 130 यहाँ कहीं चला जाएगा। समझ आ रही बात है? लेकिन अगर मैं x को, गौर से सुनना, लेकिन मैं अगर x को, क्योंकि हम जब भी एनालाइज करते हैं ना ह्यूज डेटा के लिए करते हैं, ह्यूज डेटा, तो जब हम x को मिसाल के तौर पे 1 लाख कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं 100,000, ठीक है, सही लिखा मैंने। तो अगर हम इसको यूं कर देते हैं, ये मेरा डेटा है, x जो है डेटा, तो x को मैंने कह दिया, क्योंकि 100,000 डेटा की कोई वर्थ ही नहीं, थोड़ा सा डेटा कहलाता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, थोड़ा सी डेटा है, फिर भी अगर हम कहते हैं, और जब मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, तो अब आप मुझे बताइए इस 100 की क्या बात बचेगी। 100 जो है वो क्या मायने रखेगा, 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 300,000 यानी 3 लाख। 3 लाख के सामने इस 100 की क्या वर्थ होगी, कोई वर्थ नहीं होगी। और अगर इसको मजीद हम 10 लाख कर दें, यानी एक जीरो और ऐड कर दें, 10 लाख कर दें अगर हम इसको, अब आप बताएंगे कि इस 100 की क्या वर्थ होगी। यानी इस कांस्टेंट की वर्थ शुरू में कम डेटा पे तो होती है, जो नजर आती है, मैं नजर आने की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वेन एवर यू आर ग्रोइंग द डेटा, जब डेटा ग्रो होता है तो यू विल सी कि इसकी वर्थ ऐसे कि जैसे आप समुद्र में एक जग पानी डाल दें, तो आप कहेंगे मैंने एक जग पानी डाल दिया। तो जब आप एक जग पानी डालेंगे या एक गिलास पानी डालेंगे तो उसकी कोई वर्थ तो नहीं होगी उसके अंदर, समुद्र के आगे या दरिया के आगे। तो इसलिए इसकी कोई वर्थ नहीं होती, जो वर्थ होती है वो ये एक्स की होती है, ठीक है। और एक्स के साथ ये मल्टीप्लायर होता है, समझ में आई बात है? तो ये ऐसा, अब में जो नटशल है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है कि आप एक्स एक्सेस से कितने ऊपर जाके बढ़ना शुरू होंगे, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। शुरू में हमें इम्पैक्ट नजर आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इंटरेस्टिंग 2 इक्वेशन लिखता हूँ, मैं आपको आपके लिए इंटरेस्टिंग 2 इक्वेशन लिखता हूँ। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू, ठीक है, वो है 5x प्लस 10, ठीक है। और एक और इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू, ठीक है, और वो है 2x प्लस 200। और बहुत ही सादा सा सवाल है आप लोगों से, ये मैं नाम भी देता हूँ, इक्वेशन 1 है, और ताकि जब आप बताएं आंसर तो आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कह के बता सकते हो। ये इक्वेशन 2 है, ठीक हो गया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी। ग्रोथ रेट, दोनों लीनियर है, देखिए ये भी एक्स है ये भी एक्स है, दोनों लीनियर है, ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा होगी। बहुत सादा सवाल है एहतशाम साहब। आगे आप रीजन भी लिखते हैं एहतशाम, और बाकी सारे एक एक लाइन का रीजन भी लिख दें, सिर्फ एक लाइन का, इसलिए होगी। एहतशाम ने नंबर 2 कहा है, बाकियों ने नंबर 1 कहा है। इक्वेशन 1 ज्यादा है, इक्वेशन 2 कम। रीजन क्या है हमारा एहतशाम? मल्टीप्लायर को हम क्या कहते हैं, स्लोप बड़ा है उसका, बिकॉज E1 में मल्टीप्लायर ग्रेटर है, बिल्कुल। तो सही है, सही है। बाकी जिन्होंने सर डेटा ज्यादा है, डेटा तो अभी हमने नहीं दिया, डेटा नहीं ज्यादा, बट जो ये लोग कह रहे हैं ना ऊपर वाले जो लोगों ने कहा प्राइवेटली दिया है, तो इसलिए तुम देख नहीं पा रहे होगे। जिसका स्लोप बड़ा होगा उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी ग्रोथ। अब हमें लगेगा नहीं, मैं आपको दोनों इक्वेशन बनाता हूँ, एक को येलो से बनाता हूँ, एक को ऑरेंज से बनाता हूँ या पिंक से बनाता हूँ। पहली वाली इक्वेशन को अगर हम डिजाइन करें रफली, ठीक है, तो वो बेसिकली अगर हम 5 डेटा देते हैं पहली वाली इक्वेशन के लिए, इसको हम येलो से बना रहे हैं,
तो 5 5 25 और 10 35 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 35 यहाँ पर आता है, मिसाल दे रहा हूँ, ये 35, समझ में आ रही बात है। और इसी 5 पे मैं दूसरी इक्वेशन को अगर बनाता हूँ, ठीक है, तो इसी 5 पे दूसरी इक्वेशन को बनाता हूँ, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगा 5 2 10 और 10 को 200 में ऐड करेंगे तो 210 एक ह्यूज एलिमेंट होगा। उसको मैं डिफरेंस करने के लिए पिंक से बना देता हूँ। 200 मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर है, ये वाला 200, ये सब अजम्पशन पे चल रहा है, ये 200, ठीक है। और 5 जो था वो ये था पहला वाला, पहली लाइन तो ये आ गई, यानी लाइन को इस तरह जाएगी कि पिंक वाली लाइन तो भाई यहाँ से ऐसे बढ़ेगी स्ट्रेट, और ये वाली लाइन कुछ इस तरह जाएगी। थोड़ा सा गलत तो हो सकता है, मैं इस पर कोई डाउट नहीं। 5 पे जगह पे यहाँ बनेगी, तो यहाँ पे ऐसे जाएगी, और येलो लाइन जो है वो बेसिकली यहाँ से इस तरह बढ़ेगी, ठीक है। बाकी मैं अगले वाले डेटा पे, और जिसका ग्रो ज़्यादा होगा वो इनएफिशिएंट होगा, एफिशिएंट नहीं इनएफिशिएंट होगा। अच्छा मैं अभी समझाता हूँ, पहले ये समझो भाई। अगर मैं, और सुनना क्या कह रहा हूँ, अगर मैं जिसका ग्रो ज्यादा होगा वो इनएफिशिएंट होगा। अगर मैं इस 5 को 100 कर देता हूँ, और सुनना क्या कह रहा हूँ, और x को 100 कर देता हूँ, मिसाल के डेटा आपके पास 100 है, तो 100 का मतलब ये होगा कि 5 इंटू 100 500 प्लस 10 कितना हो जाएगा 510, और इस पे 100 करूंगा तो ये 300। अब देख रहे हैं 100 के बाद शुरू में तो हमें लग रहा था ये 2 है और ये 1 है, ये 2 है ये 1 है, समझते रहना। अगर डेटा में एकदम से 100 कर दूं तो 100 शुरू में हालांकि 2 का ग्रोथ ज्यादा था, लेकिन जब मैं डेटा 100 करूंगा तो नंबर 1 वाला 500 पे चला जाएगा। 500 का मतलब यहाँ कहीं मिसाल के तौर पे जा रहा है तो एकदम से यहाँ चला जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, तो शायद थोड़ा सा इस तरह से जाएगा। मैं शुरू में तो ज़्यादा होगा, इसको पिंक से ही कर देता हूँ, शुरू में ज़्यादा होगा, और ये अगर 100 पे जा रहा है तो ये जाके 300 पे आ जाएगा। देख रहे हो थोड़ा सा 300 पे, 100 पे ये 300 पे आएगा दूसरी वाली लाइन। और अब पहली वाली लाइन जो है वो अब ऊपर चली गई, वो चली गई 500 पे। देख रहे हो मेरी बात समझ में आ रही है? ये किस वजह से हुआ? ये इसके कांस्टेंट से नहीं हुआ, इसके मल्टीप्लायर से हुआ कि whenever you have basically large number of data then due to this slope, इसकी वजह से पहली लाइन जो है वो ज्यादा ग्रो कर गई, दूसरी लाइन। तो ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट गौर से देखना, ये पॉइंट कट ऑफ पॉइंट है। ये जो कट ऑफ पॉइंट है ये तय कर रहा है कि इससे पहले तक कुछ भी हो सकता है, कि इस कांस्टेंट का इम्पैक्ट जो है वो इससे पहले तक है यहाँ तक। लेकिन जैसे ही ये कट कर जाएगा, जिसको कट ऑफ भी कहते हैं, उसके बाद अब इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, इस कांस्टेंट का इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब मल्टीप्लायर ने ग्रो करना है, तो अब ये जिंदगी भर के लिए हो गया कि पहली वाली नीचे ही रहेगी और सेकंड वाली लाइन जो ऊपर चली जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो आफ्टर दिस कट ऑफ पॉइंट, ये जो कट ऑफ पॉइंट है, इसके बाद से लाइन नंबर 1 ज्यादा ग्रो करेगा और लाइन नंबर 2 कम ग्रो करेगा। और हमारा इंटरेस्ट समझ में आया ना? ये द एक्चुअल एनालिसिस आफ्टर कट ऑफ पॉइंट, बिल्कुल सही लिखा तुमने। और ये हमेशा देखो कांस्टेंट की वजह से नहीं हो रहा, कांस्टेंट की वजह से तो एक गेम शुरू में प्ले हो रहा है, लेकिन एक्चुअल हमें इसके बाद पे चल रहा है। और इसके बाद कभी भी, अब इस कट ऑफ पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू दोगे तो लाइन नंबर 2 कम ग्रो करेगा और लाइन नंबर 1 ज्यादा ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लायर बड़ा है। क्या था बात समझ में आ गई? अब जो जिन्होंने थोड़ी देर पहले ये लिखा था कि जो ज्यादा ग्रो करेगा, देखो ग्रो करने का मतलब ये होता है कि ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये वाला वाई एक्सेस क्या है? वाई एक्सेस क्या है? वाई एक्सेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। जब डेटा बढ़ा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन बढ़ रही हैं, एक की ज्यादा बढ़ रही है, एक की कम बढ़ रही है। तो तुम बताओ जिसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ज्यादा बढ़ रही होगी तेजी से, वो पुअर हो जाएगा ना, और जिसकी इंस्ट्रक्शन कम बढ़ रही होगी वो बेहतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिन्होंने पहले लिखा था वो समझना बात, कम वाला अच्छा होगा जी। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है।
कि जिसकी ग्रोथ कम होगी वो बेहतर होगा, जिसकी ग्रोथ ज्यादा होगी वो पुअर होगा। ये ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो व्हेनेवर अब आपने ये ढूंढना है कि ग्रोथ किसकी ज्यादा है, ग्रोथ किसकी कम है। तो आप डायरेक्टली देख के नहीं बोल देना, शुरू में कुछ डेटा लिया और कुछ डेटा देख के बता दिए कि भाई नहीं, आपको वो कट ऑफ पॉइंट ढूंढना है, कट ऑफ पॉइंट के बाद देखना है कि किसकी ग्रोथ ज्यादा है किसकी ग्रोथ कम है। ठीक है, तो हमें 3 काम अभी यहाँ पे करने को मिल गया। एक तो ये नंबर 1, 3 काम करने को मिल गए। पहला काम तो ये, सॉरी मैं इसको राइट कर देता हूँ। अब हमें ओवरऑल 3 काम करने को मिल गए। नंबर 1 तो ये, मैं सवाल लेता हूँ पहले, मैं लिख दूँ। नंबर 1 तो ये कि आपको एल्गो से, ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम एल्गोरिथम। आपको पहला काम ये है कि आपको इक्वेशन बनाना है एल्गोरिथम से। दूसरा काम आपके पास ये है कि आपने ग्रोथ रेट जो है वो एनालाइज करना है। और तीसरा काम ये है कि आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करना है। ये 3 काम आपने करने। तो पहला काम हम पहले करने जाएंगे, फिर ग्रोथ रेट डिस्कस करेंगे। यानी अब हम एक्चुअल एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, यानी मैंने एक रफली समझा दिया, तो अब हम एक्चुअल पे जा रहे हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में हमें पहले इक्वेशन बनाना आता हो एल्गोरिथम से, फिर हमें ग्रोथ रेट डिज़ाइन करना आता हो, यानी जो हमने इक्वेशन बनाई है उससे हम ग्रोथ रेट बना सकते हो, फिर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करें। मेरी बात समझ आ गई? तो ये 3 काम हम करने जा रहे हैं। मैं जैसे जैसे उसको इम्प्रूव करूंगा, तो अभी मैंने लीनियर पे समझाया आपको, फिर मैं क्वाड्रेटिक पे भी आऊँगा। अभी जब क्वाड्रेटिक पे आऊँगा तो क्वाड्रेटिक के बारे में समझाऊंगा। ठीक है ना? तो देखते हैं इसको। कट ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल है, कट ऑफ पॉइंट निकालने का तरीका समझाऊंगा मैं तुम्हें। हाँ, इंटरसेक्शन तो होता है, लेकिन इसका निकालने का डिफरेंट तरीका है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से आप कहते हैं जैसे 2 लीनियर लाइन का सोल्यूशन निकाल लें तो वो भी सही है, लेकिन हर दफ़ा इस तरह नहीं होगा कि हम इतनी मुश्किल मेथड पे जाएं। हम इसका एल्गोरिथम बेस्ड टेक्निक ही जो हम पढ़ रहे हैं उसी से हम इसको हासिल करेंगे। ठीक, देखते हैं अभी हम जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो ज़रूर बताऊँगा आपको। पहले ये 3 पॉइंट समझ में आ गए आपको हमें जो पढ़ने, यानी यकीनन जब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे एल्गोरिथम से इक्वेशन निकालना आएगा तो मैं कोई काम कर सकूँगा ना। अगर एक एल्गोरिथम से इक्वेशन निकालना ही नहीं आता तो फिर मैं कोई काम ही नहीं कर सकता फिलहाल। तो इसलिए सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि हम एल्गोरिथम से इक्वेशन निकालते हैं। ठीक हो गया? आइए, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। जब आप ये अच्छा, हम बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारा मेजर काम तो नहीं है ना ये, सब हमें आ जाना चाहिए। जब हम DAA का कोर्स पढ़े या कोई और दूसरा कोर्स पढ़े या हमें इसी कोर्स के अंदर पढ़ाया जाए तो हमें आ जाना चाहिए। लेकिन बाद में 5th 6th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर में आपको बाकायदा DAA के नाम से कोर्स पढ़ाएगा, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। यानी आपका काम ही यही होगा उस पूरे कोर्स में कि आप एनालाइज करें। तो उसमें हमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स को उठा के एनालाइज करना है, क्योंकि डिफरेंट एल्गोरिथम की काइंड्स होती हैं। अभी तो हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम की काइंड्स, ग्रिडी एल्गोरिथम, डायनेमिक एल्गोरिथम, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, और उसके अलावा रिकर्सिव बेस एल्गोरिथम, नॉन रिकर्सिव बेस एल्गोरिथम, एक चेन है पूरी इसकी। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको एंजॉय करेंगे उसमें। ठीक हो गया? यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको कि ये बेसिकली हमारे पास सबसे पहला टास्क हम करने जा रहे हैं। मैं ये लिखता इसलिए हूँ कि आपको पता हो कि हम जो काम करेंगे उसमें सबसे पहले क्या काम करना है। तो इक्वेशन फ्रॉम एल्गोरिथम, आइए सबसे पहले यही करते हैं। हमें कोई इक्वेशन दी हो तो मुझसे एल्गोरिथम जो है निकालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, एक बहुत ही सादा सी मैंने इक्वेशन लिखी है। हम जैसे जैसे एक्सपर्ट होते रहेंगे रूल को तोड़ते जाएंगे। जैसे ही ना, जैसे ड्राइवर एक्सपर्ट होते जाता है तो वो गाड़ी चलाते वक्त रोड, अगर हमारे मुल्क में देखा जाए तो रूल को वायलेशन करता रहता है, तो हम उस रूल को वायलेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे केस में, रूल पे तो फर्क पड़ेगा। ये एक सादा सा एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम में कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिंपल समझाने के लिए लिखा है मैंने कि सबसे पहले लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने टेम्प को 0 कर दिया पहली। तो ये इज इक्वल टू को करना भी एक इंस्ट्रक्शन कहलाता है, यानी इज इक्वल टू कर दिया तो एक इंस्ट्रक्शन अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर। फिर हमने फॉर को रन किया, तो ये फॉर की इंस्ट्रक्शन कितनी दफ़ा रन होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी, इस फॉर में 3 इंस्ट्रक्शंस होती हैं।
पहला असाइनमेंट होता है, दूसरा कंपैरिजन होता है, तीसरा इंक्रीमेंट होता है। तो इसमें टोटल 3 होती है, हम 3 को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ एक कंपैरिजन को मान लेंगे। अभी मैं समझाता हूँ इसकी वजह क्या है। फिर इस फॉर के अंदर में एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके अंदर 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, एक असाइनमेंट इज इक्वल टू का है, एक प्लस का है, लेकिन हम पूरे स्टेटमेंट को एक ही मान लेंगे अपने आप को सेव करने के लिए। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, ये फॉर के अंदर छुपी हुई होती है। ये जो कंपैरिजन करता है ना फॉर, वो बेसिकली एंड फॉर कहलाता है। तो ये 3 लाइनें हैं यहाँ पे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले ये बताओ कि जब ये एल्गोरिथम रन होगा, ये एल्गोरिथम सबसे पहले जब रन होगा, ठीक है, तो पहली लाइन कितनी दफा रन होगी? तो लाइन नंबर 1 कितनी दफा रन होगी पूरे एल्गोरिथम में? एन में कितना ही क्यों ना रख दूं, लाइन नंबर 1 कितनी दफा रन होगी? बिल्कुल सही जनाब, अदील आजिर सही, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। मैं कितना ही मैं एन को 1 लाख कर दूं, 1 करोड़ कर दूं, यानी 100,000 लैक्स कर दूं, तो तब भी ये वाला टाइम एक ही दफा रन होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये बेसिकली देखा जाए तो 1 दफा रन होगा। समझने की कोशिश करना, सारे स्टूडेंट यहाँ पे समझ जाओगे ना, तो आगे वाली क्लासेस में भी आसान होगा और अगले कोर्स में भी आसान होगा। फॉर का लूप 1 से लेकर एन तक चला, ये कितनी दफा रन होगा? एन तक ही रहने देंगे हमें, जब भी एनालाइज करते हैं एन को एन ही रहने देते हैं। कितनी दफा रन होगा? 1 दफा क्यों होगा भाई? एन दफा होगा, एन टाइम्स होगा, बिल्कुल ठीक है, एन टाइम्स होगा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि फॉर तो एन दफा चलेगा ना भाई, फॉर के चलने की तादाद कितनी होगी? एन टाइम्स होगी। मीटिंग खत्म होने में 1 मिनट रह गए, चलो हम दोबारा आ जाएंगे। अभी मैं कोई खास चीज़ तो लिख नहीं रहा। थैंक यू वेरी मच। तुम अच्छा हो तो बता देता हूँ, अलर्ट हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, मेरी बात समझ में आई? जिनको समझ नहीं है जरूर गौर से सुनना कि पहली लाइन जो कि टेम्प 0 कर रही है, ये 1 दफा चलेगी एल्गोरिथम के चलने पे। फॉर वाली लाइन ये मैं लिखता हूं कि ये n+1 टाइम्स चलेगी, आगे आसानी होगी। तुम लोग कहते हो n, मैं कहता हूँ n+1, ठीक है। इसकी वजह मैं समझा रहा हूँ, सुनो गौर से। लाइन नंबर 2 n दफा नहीं चलेगी, बल्कि हम लाइन को पढ़ते हैं, इसीलिए लाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा लाइन नंबर बोल रहा हूँ। लाइन नंबर 1 1 दफा रन होगा,